हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ अनुज और आप देख रहे हो लेमन लो। मैं आपका टीचर, आपका मेंटर। और हमारे 2 लेक्चर आ चुके थे टीपीएस से रिलेटेड। जुडिशरी के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और ये 3rd लेक्चर है आपका। इसमें सेक्शन हम लमसम जो आपका सेक्शन फिक्स जो टॉपिक है आपका 5 से लेकर 53 है, तो उसका 1 लेक्चर हमने डिलीवर कर दिए हैं। ये 2nd लेक्चर है आपका, ठीक है। तो अब हम आगे इसी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कोई भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लॉ में, या कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट वेलेट सीयूईटी नेट जेआरएफ जो भी आपका एग्जाम है, अगर आपका टीपी आपके सब्जेक्ट में है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ये लेक्चर देखिए, क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आगे हम देख रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आगे इसको देखने का पर्पज़ नहीं है आपका। आप यहीं वीडियो स्टॉप कर दीजिए, बाकी आपको जो करना है करिए। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्वेश्चन 31। 30 क्वेश्चन हमने डिलीवर कर चुके थे इससे पहले, ये हमारा 30 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं इससे पहले। 2nd लेक्चर में हमने कर दिया डिलीवर। तो 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो ए कह रहा है आपका शेयर इन, ए कह रहा है आपका शेयर इन कॉपीराइट, इंटरेस्ट इन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल शेयर इन कॉपीराइट का जो कॉपीराइट में शेयर है उसको ट्रांसफर कर सकते हो आप, इसको ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरेस्ट इन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो। लेकिन राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये राइट है भाई, राइट को फ्यूचर मेंटेनेंस का जो राइट है इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये कहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आपका दिया गया है सेक्शन 6DD। सेक्शन 6DD आपका क्या कह रहा है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। बेरक खोल के रखिए, आपका सेक्शन 6DD क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो सेक्शन 6DD आपका कह रहा है कि ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये कह रहा है कि ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन वाट्स ओवर मैनर अराइजिंग, चाहे वो किसी भी मैनर से अराइज हो रहा है, चाहे वो सिक्योर्ड हो या डिटरमाइन हो, उसको कैन नॉट बी ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ये आपका दिया गया है सेक्शन 6DD में। और ये आपका ऐड हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था आपका सेक्शन 1929 जो 1929 में आपका टीपीए में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐड किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस डेट को लेकर भी। तो ये हो गया, इसमें होगा। और इमूल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो आपका राइट है उस राइट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें पॉइंट आउट करना है। अंडर द टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, नहीं की जा सकती। भाई जो सैलरी है वो आपके पब्लिक ऑफिसर की वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो ये सही है। जो सैलरी है पब्लिक ऑफिसर की वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। नो प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर इज फाउंड इन द एक्ट। इस एक्ट में जो कोई प्रोविजन ही नहीं है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, तो ये आपका हो गया गलत। बिल्कुल प्रोविजन दिया गया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और सेक्शन डी नन ऑफ द अबव, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। देखते हैं आप कहाँ से है। बेरक्ट खोलिए, बेरक्ट में आपको दिया गया है सेक्शन आपका 6G नहीं, हाँ सेक्शन 6G नहीं, ये बिल्कुल सेक्शन 6F में दिया गया है। 6F जी नहीं, 6G में तो स्टाइपेंड की बात करता है वो। सेक्शन 6F क्या कह रहा है वो एक बार देख लीजिए, रीड करिए बेरक्ट कि ए पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एक पब्लिक ऑफिसर है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही नॉर कैन द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर, ना ही किसी पब्लिक ऑफिसर की सैलरी को ट्रांसफर किया जा सकता। वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल, चाहे वो पहले और बाद में वो पेएबल हुई हो, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते भाई। चाहे वो पहले पेएबल हुई हो, चाहे आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल, ना तो हम सैलरी को और ना ही उस पब्लिक ऑफिसर जो पब्लिक ऑफिसर की जो सैलरी है ना तो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते और ना ही पब्लिक ऑफिस है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर सैलरी की, मान लो एक सैलरी पब्लिक ऑफिसर की सैलरी है और वो अगर सैलरी पब्लिक ऑफिसर के हाथ में आ जाती है, मतलब उसको मिल जाती है, तो क्या हो गया, सैलरी थोड़ी रही, वो तो मनी हो गया। अगर वो उसने सैलरी बैंक से लेके आ गया, हाथ में आ गई, तो वो तो मनी हो गया, तो मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है लेकिन वो सैलरी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ मैं इनको, ठीक है। अरे रुको, ओके। 33 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है वो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफर्ड, इस पर ध्यान दीजिए
कि मे भी ट्रांसफर की बात कर रहा है कि क्या आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 आपका क्या कर रहा है, सेक्शन 6 की हेडिंग पढ़िए एक बार। सेक्शन 6 कह रहा है कि वाट में भी ट्रांसफर्ड है, लेकिन मैं आपको इस सेक्शन की बात बताता हूँ। एक खास बात ये है कि ये सेक्शन हेडिंग तो दे रखा है कि वाट में भी ट्रांसफर्ड, लेकिन ये बताता किसके बारे में है, ये बताता है कि वाट में नोट भी ट्रांसफर, कि क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब हम इसकी एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे इसकी। एक बार मेरे ईजमेंट के केवल राइट को बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। मेरे ईजमेंट की जो केवल ईजमेंट है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ट्रांसफ़र होता है, ईजमेंट अकेला ट्रांसफ़र नहीं होता। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, जो फ्यूचर मेंटेनेंस का सिर्फ राइट है आपका, उस राइट को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और ये आपका कहाँ दिया गया है, ये आपका दिया गया है सेक्शन 6DD। सही, मैंने डिस्कस भी किया कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है वो सेक्शन 6DD में दिया गया है, उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। ए मेरे राइट टू शू को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपका कहाँ दिया गया है, राइट टू शू सेक्शन 6E। तो सेक्शन 6E में कह रखा है कि जो मेरे राइट टू शू है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो मेरे ईजमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ना ही आपका ए मेरे राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता, और ना ही आपका मेरे राइट टू शू है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता। तो ये आपका सेक्शन सी को हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ए राइट 34 क्वेश्चन देखिए कि ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, अरे रुको यार, ठीक है अब ठीक है। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्स और मैनर अराइजिंग, वो किसी भी मैनर में अराइज हो रहा है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो डिटरमाइन हो, उसको हम कैन बी ट्रांसफर, कैन नॉट बी ट्रांसफर। ये तो सीधा सीधा पूछा गया कि कैन नॉट बी ट्रांसफर। कहाँ दिया गया है कि मेरे राइट, आपका जो ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्स और मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई हिम, ये दिया गया है आपका सेक्शन 6DD। ये अभी इससे पहले 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए हैं, सेक्शन 6DD। और इसमें आप एक चीज़ मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ कि ये जो आपका जोड़ा गया है 1929 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐड किया गया था। 1929 का अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आपका ये एक्ट ऐड किया गया था। तो ये हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं 35 की तरफ कि वाट कैन बी ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की जो TPA के अंतर्गत क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 कह रहा है कि वाट में भी ट्रांसफर्ड, लेकिन वहाँ पर दिया क्या गया है कि वाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो देखते हैं हम क्या। एन ईजमेंट अलॉन्ग विद द डोमिनेंट हेरिटेज, अगर डोमिनेंट हेरिटेज के साथ में अगर ईजमेंट का राइट है तो उस बिल्कुल वो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। तो ये आपका सही हो गया ए। पॉलिटिकल पेंशन ये आपका नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, स्पेस सक्सेशनिस्ट नहीं कर सकते, स्टाइपेंड अलाउड टू द सिविल पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अगर सिविल पेंशनर हैं उनको कोई स्टाइपेंड अलाउड किया जाता है तो वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये तो समझ में आ गया कि ये आंसर तो ये हो गया, लेकिन आप कैसे नहीं कर सकते। तो सेक्शन 6 खोलिए। सेक्शन 6 में देखो जो आपकी जो पॉलिटिकल पेंशन की बात की गई, कहाँ पे बात की गई पॉलिटिकल पेंशन की जो बात की गई है वो आपको की गई है सेक्शन 6G में। और स्टाइपेंड अलाउड ये भी आपकी सेक्शन 6G की बात कर रहा है, और स्पेस सेक्शनिस्ट की बात करता है आपका सेक्शन 6A। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। सेक्शन 6G क्या कह रहा है आपको, सेक्शन 6G कह रहा है कि स्टाइपेंड अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स या सिविल पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के कोई भी सिविल पेंशनर हो या फिर आपका कोई एयरफोर्स हो, नेवल जो आपकी नौसेना हो गई, मिलिट्री हो गई, उसको अगर कोई स्टाइपेंड अलाउ किया जाता है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल पेंशन है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इसके अलावा आपका आंसर ये मेरे स्पेस सेक्शन में से, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेक्शन 6A में दिया गया है। तो सेक्शन 6A क्या कह रहा है वो मैं बताता हूँ कि चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कोई चांस है, सिर्फ चांस का मतलब संभावना, हिंदी में संभावना बोलेंगे उसको। अगर चांस है ऑफ एन हेयर अपैरेंट, अगर कोई हेयर अपैरेंट है उसका सिर्फ चांस है, किस बात का चांस है भाई, सक्सीडिंग टू एन स्टेट, अगर कोई स्टेट सक्सीड कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने का अगर हेयर अपैरेंट के पास कोई चांस है तो उस चांस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको हम स्पेस सक्सेशनिस्ट कहते हैं। इसी के अलावा अगर कोई चांस है ऑफ रिलेशन, अगर कोई रिलेशन का कोई चांस है, ऑब्टेनिंग लीगेसी, अगर कोई लीगेसी ऑब्टेन करने का किसी रिलेशन का चांस है, ऑन द डेथ ऑफ ए किंसमैन, अगर उसके किंसमैन का मतलब अगर किसी पूर्वज की मृत्यु होने पर उसकी जो लीगेसी है उसको ऑब्टेन करने का अगर किसी रिलेशन के पास कोई चांस है तो उस चांस को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखो इसको ऐसे समझिए आप
इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मानो कि आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, और उसके बच्चे वगैरह नहीं है, और आपको लग रहा है कि यार उसके बच्चे तो हैं नहीं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मरेगा तो सही हो सकता है अगर मैं उसकी सेवा वगैरह करता हूँ या मैं उसके साथ रहता हूँ तो वो प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी, ठीक है, उसकी लीगेसी मेरे को मिल जाएगी। तो लीगेसी तो मिल जाएगी भाई आपको, लेकिन वो जब तक मिल नहीं जाए तब तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं हुई। सिर्फ वो चांस है आपके पास कि हाँ यार मिल सकती है, और आप उस चांस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उस चांस को आप सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक वो प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं जाती है, और जैसे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो ही इस पे सेक्शन में उसी के बारे में बात करता है कि चांस है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके आगे कह रहा है कि और एनी अदर मेरे पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर, और इसी तरह की अगर कोई अन्य संभावना हो तो उसको भी हम कैन नॉट बी ट्रांसफर, वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ये सेक्शन 6A बात कर रहा है, और स्टाइपेंड के जो बात करता है पॉलिटिकल पेंशन और स्टाइपेंड अलाउड जो सिविल पेंशन को किया जाता है उसके बारे में 6G आपके बारे में बात कर रहा है। 6G आपके बाद स्टाइपेंड के बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ 36 की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, कि किस तरह की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल है मतलब ट्रांसफ़र करने के योग्य है। किस टाइप की प्रॉपर्टी देखते हैं। राइट है ऑफ री एंट्री, सिर्फ राइट है, ध्यान से देखना, सिर्फ राइट है ऑफ री एंट्री का कोई राइट है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिस को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और पेंशन को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर उसको इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर उसको लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो आपका 36 हो जाएगा आपका, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है वो इफ़ नॉट प्रोहिबिट, अगर कोई लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका C। बहुत प्यारा सा। अब राइट ऑफ री एंट्री और इनके बारे में देख लेते हैं। राइट ऑफ री एंट्री के बारे में कहाँ पे बात की गई, बेयर एक्ट का सेक्शन 6 खोलिए। और री एंट्री की जो बात कर रहा है ये कर रहा है सेक्शन 6B। सेक्शन 6B आपका राइट ऑफ री एंट्री की बात करता है। ये कहता है कि मेरे राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्यूट, अगर आगे आप कोई सब्सिक्यूट कोई कंडीशन है उसको आप ब्रीच कर रहे हो तो वो जो राइट ऑफ री एंट्री है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति को एक्सपेक्ट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय, सिर्फ जो प्रॉपर्टी का ऑनर है जो उससे अफेक्ट हुआ है ब्रीच कंडीशन ब्रीच करने से, उसको छोड़ करके जो राइट मेरे राइट ऑफ री एंट्री का जो राइट है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये आपका जो मेरे राइट ऑफ री एंट्री का जो राइट होगा वो इस तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या करा मुझे पता है थोड़ी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर ही देता हूँ आपके साथ में। देखो एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए लीजेज आउट लैंड टू बी। ए क्या करता है, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको लीज करता है, लीज आउट करता है बी को, ठीक है। ए मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है वो बी को जो लैंड है उसको बी को लीज पे देता है, विद ए कंडीशन दैट ही विल नॉट कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑन द लैंड। एक कंडीशन लगाता है कि वो उस जो लैंड होगी उस पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, और बी स्टार्ट कर देता है कंस्ट्रक्टिंग ए रूम। बी वहाँ पे एक रूम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ए प्रॉपर्टी दे रहा है बी को, ठीक है। ए प्रॉपर्टी दे रहा है बी को, लीज पे दे रहा है, किस पे दे रहा है, लीज पे। कंडीशन क्या लगा रहा है कि भाई जो मेरी लैंड है उस लैंड पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। लेकिन बी क्या करता है आगे चल के बी स्टार्ट कर देता है कंस्ट्रक्टिंग ए रूम। अब ए डायरेक्ट करता है सी को, किसको कर रहा है, सी को। ए डायरेक्ट कर रहा है सी को कर रहा है टू टेक द पोजेशन ऑफ द लैंड, कि जो लैंड है इस लैंड का पोजेशन भाई सी तू ले ले जाके, बी से जो लैंड का जो पोजेशन है वो तू ले ले, सी को डायरेक्ट कर रहा है। तो हेयर जो ए ट्रांसफर कर रहा है मेरे राइट ऑफ री एंट्री ऑन द लैंड, तो ए हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड एनी अदर इंटरेस्ट इन द लैंड और देयरफॉर दिस ट्रांसफर इज वॉइड। तो ये जो ट्रांसफर हो जाएगा ये आपका वॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो राइट है मेरे राइट ऑफ री एंट्री ऑन द लैंड, ये लैंड पे जो री एंट्री का आपका जो राइट है पोजीशन गेन करने का राइट है वो ये सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो ये खुद जाके लेगा, ना कि सी को कह देगा कि तू जाके पोजीशन ले ले इस बी के पास लैंड का, नहीं। तो ये मेरे राइट ऑफ री एंट्री है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और ये आपका सेक्शन 6B अच्छे से बात करता है इसके बारे में, ठीक है। पब्लिक ऑफिस के बारे में जो पब्लिक ऑफिस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो आपका सेक्शन 6G है। सेक्शन 6G है स्टाइपेंड अलाउड टू मिलिट्री नेवल एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट,
और पॉलिटिकल पेंशन हो गई, ये पेंशन वही पॉलिटिकल पेंशन है 6G वाली। और पब्लिक ऑफिस के बारे में, हाँ, तो एन, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से आपका अच्छा सा क्वेश्चन था, तो आप इसको करिए। एनी राइट ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो उसको हम ट्रांसफर, वो जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है, सेक्शन 37 क्या कर रहा है, सेक्शन 37 कह रहा है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 में क्या कर रहा है कि सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सपेक्ट द फॉलोइंग। मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, इन प्रॉपर्टी को छोड़कर, एक्सपर्ट द फॉलोइंग, ये जो दिए गई हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इन प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो देखो आंसर देखिए इसमें, मेरे राइट टू शू, ये राइट टू शू है, तो वो राइट टू शू आप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और ये बात कर रहा है कि एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द फॉलोइंग, तो राइट टू शू को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिस और सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर, ये भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चांस है ऑफ एन हेयर अपारेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, एक स्टेट सक्सीड करने का हेयर अपारेंट के पास में एक चांस है, सिर्फ उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट, ध्यान से देखिए इसमें, एन ईजमेंट, एक ईजमेंट को, एक ईजमेंट के राइट को अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब डोमिनेंट हेरिटेज से अलग, डोमिनेंट हेरिटेज से अलग एक ईजमेंट को, राइट को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसमें आप चारों ही क्वेश्चन हैं जो आपके ऑप्शन है सेक्शन 37 में, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ना तो इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, रुको, ना तो इसको, ना ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ये ट्रांसफ़र, ना ये ट्रांसफ़र, तो चारों ट्रांसफ़र नहीं हो रही। ऑप्शन देखिए आप, इसमें क्या है, ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि ओनली वन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नहीं आया यहाँ पे, यहाँ पे आया कि कैन बी ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नन ऑफ द अबाउ कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब इनमें से कोई सा भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी, आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। और ये पूछा गया है भाई हिमाचल प्रदेश की जुडिशल सर्विस 2019 के एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि मेरे राइट टू इशू को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक आपकी ऑफिस है और सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और चांस ऑफ एन हेयर अपारेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, अगर कोई स्टेट सक्सीड करने का आपके पास हेयर अपारेंट के पास चांस है तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो 38 हो गए, 38 देखते हैं अब, 37 हो गए, 38 देखें। तो 38 क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड कर रहा है भाई, कि इनमें से कौन सा सेक्शन टीपीए का है जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, द कंपिटेंसी ऑफ ए ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपिटेंसी ऑफ ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कंपिटेंसी टू ट्रांसफर है ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा सेक्शन है वो कंपिटेंसी ऑफ ट्रांसफर टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन ए कह रहा है सेक्शन 17, बी कह रहा है सेक्शन 6, और 38 का जो आपका सेक्शन सी है वो ऑप्शन सी है वो कह रहा है सेक्शन 10, सेक्शन 10, और डी कह रहा है आपका सेक्शन 7। मतलब 17, 6, 10, 7 कौन सा सेक्शन है जो कंपिटेंसी के बारे में बात कर रहा है, जो ट्रांसफर की कंपिटेंसी है उनके बारे में बात कर देता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 बेयर एक्ट का एक बार चलिए देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या कर रहा है। देखो, ट्रांसफ़र पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफ़र, मतलब कौन कौन से पर्सन्स हैं वो कंपिटेंट होंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एक बार रीड करते हैं इसको। देखो, एवरी पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन कंपिटेंट होगा ट्रांसफ़र टू, एवरी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली या इन पार्ट एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, अब इसको तोड़ के पढ़ लेते हैं। पर इसमें क्या कह रहा है, सेक्शन जो 7 कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए क्योंकि फिर आगे इसी से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेक्शन 7 से रिलेटेड।
ये प्रोवाइड करता है फॉर द कम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफ़र फॉर ए वैलिड ट्रांसफ़र, कि एक वैलिड ट्रांसफ़र करने के लिए, वैलिड ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए क्या क्या कम्पिटेंसी होंगी। इट प्रोवाइड, देखो क्या कहा कि एवरी पर्सन जो कम्पिटेंट होगा टू कॉन्टैक्ट करने के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा एंड, अगर वो एंटाइटल्ड है टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, अगर वो एंटाइटल्ड है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए एंटाइटल्ड है और वो कम्पिटेंट है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो एवरी सच पर्सन है वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। पहला आपके पास क्या होगा कि कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, एंड आ रहा है, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो और एंड में दिया गया है आपका एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल, रुको यार, एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पे कम्पिटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब इसको डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार। सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका क्या कह रहा है, अब सही है। सेकंड आपका क्या कह रहा है वो मैं, ठीक है आप देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि देखो दो तो हो गई, एवरी पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और लग के कह रहा है कि ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, अगर वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन जो खुद की नहीं है लेकिन वो ट्रांसफ़र करने के लिए योग्य प्रॉपर्टी है, अगर उसको डिस्पोज करने के लिए वो ऑथराइज है तो वो इज कम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है आइदर होली, या तो होली रूप से, या तो होली और या फिर पार्ट में, या तो होली में या फिर पार्ट में, या तो पूरी तरीके से या पार्ट रूप में उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, या आइदर एब्सोल्युटली, या तो एब्सोल्युटली रूप से ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर उसका कंडीशनली रूप से उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो एब्सोल्युटली रूप से या फिर कंडीशनली रूप से उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, या आइदर होली, पार्ट, एब्सोल्युटली और कंडीशनली रूप से, इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंड, उस विस्तार तक या फिर इन द मैनर, या वहाँ तक या उस मैनर तक जहाँ तक वो अलाउड और प्रिस्क्राइब किया गया है बाई एनी लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स, मतलब जो उस समय लॉ प्रभाव में है या फोर्स में है उस लॉ के द्वारा वो अलाउड किया गया है या फिर आपका प्रिस्क्राइब किया गया है, टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक, या इन द मैनर, या उस मैनर तक जो वो लॉ प्रोवाइड करता है, या जो वो लॉ जो वो आपका जो एनी लॉ है वो आपका अलाउड करता है, या वो लॉ उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो उस सर्कमस्टांसेज में वो उस प्रॉपर्टी को होली रूप से या पार्टली रूप से या एब्सोल्यूट रूप से या फिर कंडीशनली रूप से उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 7 को ब्रेक करके बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब देखो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 11 और आ जाता है, ये भी ध्यान रख लेना आप। सेक्शन 11 किस चीज़ का आता है, वो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ICA। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सेक्शन 11 है वो क्या कहता है कि जो कॉम्पिटेंसी की बात करता है कि कंडीशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ ए पर्सन फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला वही है कि मेजॉरिटी एज होनी चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, तो और नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, या फिर किसी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर 3 कंडीशन होती हैं तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट माना जाता है, और ये पूछा जाता है सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 ऑफ ICA, तो ये भी आपका इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 7 को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि कौन सा पर्सन है वो कम्पिटेंट होता है, कौन पर्सन ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, आइदर होली कर सकता है, पार्टली कर सकता है, एब्सोल्युटली कर सकता है, या फिर कंडीशनली कर सकता है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये 38। ठीक है, अब हम चलते हैं 39 में। तो 39 हमारा क्या कर रहा है वो देखते हैं। 39 कह रहा है कि पर्सन कम्पिटेंट टू ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी हैव बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि पर्सन कम्पिटेंट टू ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी हैव बीन डिफाइंड, उसको डिफाइंड किया गया है
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 7, अभी हमने जस्ट रिसेंटली पढ़ा है। तो सेक्शन 7 में किसके बारे में बात करता है, वो किसके बारे में, कंपिटेंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि कौन पर्सन कंपिटेंट होगा, कंपिटेशन के बारे में बात कर रहा है कि प्रॉपर्टी कंपिटेंट करने के लिए ट्रांसफर होगा। तो सेक्शन 7 आंसर हो जाएगा इसमें बी, 39 में आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हम 40 में चलते हैं। 40 क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कौन सा आपका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो वो हम देखते हैं। ए कह रहा है कि कंपिटेंट ट्रांसफर होना चाहिए, जो ट्रांसफर हो कंपिटेंट हो। बी कह रहा है कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी हो वो भी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। मैंने सेक्शन 7 में डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी आपकी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको ट्रांसफर ही ना किया जा सके, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रॉपर्टी भी आपकी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ट्रांसफर ही होता है वो मे नॉट बी कंपिटेंट टू टेक द ट्रांसफर। ये रुको कि ट्रांसफर ही आपका क्या कह रहा है कि मे नॉट बी कंपिटेंट, वो ट्रांसफर कंपिटेंट नहीं हो सकता टू टेक द ट्रांसफर, ट्रांसफर को लेने के लिए वो ट्रांसफर ये कंपिटेंट नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया। एक कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल, जो ट्रांसफर का ऑब्जेक्ट है वो मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्या कह रहा है कि सी कह रहा है कि देखो ट्रांसफर ही मे नॉट बी कंपिटेंट टू ट्रांसफर टू टेक द ट्रांसफर, कि जो आपका जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस पर्सन को, वो ट्रांसफ़र को लेने के लिए कंपिटेंट ही नहीं हो सकता, तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है आपका, वो इसके बारे में बात नहीं करता, इसके बारे में बात नहीं करता। जब हम कंपिटेंसी की बात करते हैं कि नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये ट्रांसफर की कंपिटेंसी के बारे में बात नहीं करता कि मे नॉट बी कंपिटेंट टू टेक द ट्रांसफर। इसके बारे में नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है फॉर ए वैलिड ट्रांसफर के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। अब थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। गर्मी हो रही है भाई। अब हम चलते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। 41 क्या करा हमारा, देखो सारे क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूपीसीजे 2006 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं खुद की तरफ से मैंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए, जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में वही क्वेश्चन है, अलग से कुछ नहीं है। In light of provisions of the Transfer of Property Act, a minor can transfer a property। a जो माइनर है आपका वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। कैन नॉट ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी, बिल्कुल भाई ये तो गलत हुआ है। कैन नॉट ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्योंकि हमने जब सेक्शन 7 की कंपटीशन में पढ़े हैं ना कि एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो सेक्शन 11 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो डिस्क्राइब करता है कि साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, या एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, और नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, वो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था। तो कैन नॉट बी ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी, कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, वो एक्सेप्ट कर सकता है इन हिज फेवर में, बिल्कुल ये बात सही है, ये सही है। ये कह रहा है कि कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, वो अपने फेवर में जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी सही है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो बी सी है, आंसर हो जाएगा इसमें डी आंसर हो जाएगा। देखो दोनों बात इसमें सही है। जो माइनर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर उसके फेवर में अगर कोई प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र की जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये टीपीए कह रहा है। ये आगे जैसे आप अनबोर्न का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसको देखो, टीपीए में जब हम जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ अनबोर्न पर्सन है, उस अनबोर्न पर्सन को भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तो जो बच्चा माइनर है, ठीक है, तो अगर वो माइनर है तो माइनर को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है तो बिल्कुल हम उसको वो प्रॉपर्टी है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है माइनर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 7 कह रहा है कि माइनर है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन वो एक्सेप्ट ज़रूर कर सकता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आपका। आगे चलते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रुको हाँ 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रिलेट्स करता है
रिलेट्स करता है टू ओरल ट्रांसफ़र, ओरल ट्रांसफ़र से रिलेट करता है। तो ये देखते हैं हम सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बेयर एक्ट का अगर आपने सेक्शन वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें दिया गया है, ये आपका हो जाएगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 आंसर हो जाएगा आपका डी। खोलिए आप 9 सेक्शन खोलिए पर बेयर एक्ट में, अगर आप बेयर एक्ट आप लेके बैठे हो तो सेक्शन 9 में देखो, सेक्शन 9 बात करता है ओरल ट्रांसफ़र की। ये कह रहा है कि ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। देखो, आप ओरली ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर जो राइटिंग है वो एक्सप्रेसली किसी लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं की गई है, अगर वो विधि के द्वारा अगर जो आपकी राइटिंग है वो एक्सप्रेसली रूप से रिक्वायर्ड नहीं की गई है या एक्सप्रेसली रूप से अपेक्षित नहीं की गई है, तो उस केस में उस प्रत्येक केस में आप जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो मे बी मेड, वो हो सकता है बिना राइटिंग के, बिना किसी राइटिंग के आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके में ना आपको देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आप उसका ट्रांसफ़र कर सकते हो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफ़र लिखित में होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफ़र विदाउट राइटिंग कर सकते हो आप। तो इसका देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, जब हम बात करते हैं राइटिंग की प्रॉपर्टी की ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम राइटिंग में कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम राइटिंग में नहीं कर सकते, दोनों कंडीशन आएंगे आपके पास में। तो अगर आपने मेरा ना पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने ये चीज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। पिछले लेक्चर में डिस्कस करती थी कि कौन सी जो प्रॉपर्टी होगी वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो टू बी इन राइटिंग में, और कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको आपको राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं अब आपके सामने लिखवा रहा हूँ, वो आपको अगर आप नोट्स कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर लीजिएगा, है ना। तो वो मैं बता रहा हूँ। देखो, ओरल ट्रांसफ़र की बात आती है तो इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो देखो, इसमें ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड बाय ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट टू बी इन राइटिंग, टू बी इन राइटिंग की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं, देखिए कहाँ पे। अगर पहला है कि सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर वैल्यू ऑफ RS100 और अपवार्ड, अगर 100 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना, आगे इसका यूज किया जाएगा काफ़ी बार। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी TIP, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, या फिर सेल ऑफ रिवर्जन एंड सेल ऑफ अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ये तो टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपये या उससे ज़्यादा, या फिर अगर सेल ऑफ रिवर्जन या फिर सेल ऑफ अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो सेक्शन 54 बात करता है, 54 में सेल से रिगार्डिंग सेल को लेकर बात की गई है, वहाँ आप पढ़ोगे जब हम 54 में जाएंगे तब। तो वो कह रहा है कि अगर उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो आप उसको ज़रूरी है कि वो उसकी राइटिंग में किया जाए उसको। इसके अलावा सिंपल मॉर्टगेज कर रहे हो, वेदर मे बी द प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड बाय इट एंड अदर मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड सीक्योरिंग ए प्रिंसिपल मनी ऑफ RS100 और अपवार्ड। अगर 100 रुपये से ज़्यादा हो, मतलब या उससे ज़्यादा हो, तो अगर उससे ज़्यादा आपको टाइटल डीड मतलब प्रिंसिपल जो मनी है उसके 100 रुपये उससे ज़्यादा है और उसको सिक्योर कर रहे हो आप किसी टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करके, उसको छोड़ करके अगर आप टाइटल डीड डिपॉजिट कर रहे हो मॉर्टगेज में, उसको छोड़ करके अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, मॉर्टगेज कर रहे हो, ट्रांसफ़र नहीं मॉर्टगेज कर रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी राइटिंग में होगी। इसके अलावा जो आपका सिंपल मॉर्टगेज है, चाहे वाट एवर मे बी द प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड बाई इट, चाहे वो कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट हो सकती है जो उसके द्वारा सिक्योर की गई है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइटिंग में जा सकता है, वो भी राइटिंग में ज़रूरी होगा।
इसके अलावा जो लीज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या फिर ऐसे कहें कि रिजर्विंग एन एनुअल रेंट और परमानेंट लीजेज, जो सेक्शन 107 बात करता है आपका। सेक्शन 107 बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो लीज दे रहे हो, लीज जब हम लीज का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि लीज दे रहे हो आप कोई प्रॉपर्टी की, और वो उसकी जो राशि है इमोल प्रॉपर्टी की, अगर आप उसका जो टाइम है वो ईयर टू ईयर या फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, तो उस केस में भी आपको वो जो लीज होगी वो आपके रिटर्न होगी। ठीक है, कैसी होगी? रिटर्न होगी। सेक्शन 9 की बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ RS 100 और अपवार्ड, अगर 100 रुपये से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 100 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये या उससे ज़्यादा, RS 100 या उससे ज़्यादा की कोई वैल्यू की अगर कोई प्रॉपर्टी है, इमोल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका एक्सचेंज कर रहे हो तो वो भी राइटिंग में होगा। गिफ्ट्स ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, अगर आप इमोल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे रहे हो तो वो भी आपका राइटिंग में होगा। और इसके अलावा 6 आपका हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अगर आप एक्शनेबल क्लेम को सेक्शन, इसमें आप सेक्शन नोट कर लीजिए 130 कह रहा है कि अगर ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम कर रहे हो तो वो भी आपका राइटिंग में होगा। तो ये आपके 6 एग्जाम्पल हो गए। दोबारा एक बार लिख लीजिए कि सेल ऑफ टेंजिबल इमोल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ RS 100 और अपवार्ड, सेल ऑफ रिवर्जन और सेल ऑफ अदर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 54 बात कर रहा है, वो राइटिंग में होगा। सिंपल मॉर्गेज कर रहे हो, चाहे वाट एवर मे बी द प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड बाय इट, चाहे तो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर सिक्योर की गई है, वो कुछ भी हो सकती है इसमें। अगर सिंपल मॉर्गेज कर रहे हो तो वो हो गया इसमें। इसके अलावा अगर कोई अन्य मॉर्गेज कर रहे हो ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का, अदर देन द मॉर्गेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड सिक्योरिंग ए प्रिंसिपल मनी ऑफ RS 100 और अपवार्ड, मतलब ये समझो कि जैसे मॉर्गेज कर रहे हो और आप जो प्रिंसिपल मनी है वो 100 रुपये या उससे ज़्यादा आप सिक्योर कर रहे हो, और वो सिक्योर किससे कर रहे हो? बाय डिपॉजिट ऑफ ए टाइटल डीड्स। उस मॉर्गेज को छोड़ करके कोई अन्य तरीके का मॉर्गेज है इमोल प्रॉपर्टी का, तो उसमें भी आपका राइटिंग में हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ये हो गया। ये होगा थर्ड, मैंने बताया आपको, अगर आप लीज दे रहे हो कोई किसी भी इमोल प्रॉपर्टी की ईयर टू ईयर, या फिर अगर वो 1 साल से ज़्यादा का टर्म एक्सीड कर रहा है, फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या फिर रिजर्विंग कर रहे हो फॉर एनुअल रेंट और परमानेंट लीज, ये सेक्शन 107 जो आपका बात करता है उसमें है, तो ये भी आपकी राइटिंग में होगी। ये भी आपकी राइटिंग होगी। 4 आपका मैंने बताया, इसमें आपको जो लीज हो गया। अब आपका एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इमोल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज किया जा रहा है जिसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, ये सेक्शन 118 रीड विद सेक्शन 54, 118 है आपका, आपको रीड विद करना है सेक्शन 54। 100 रुपये या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है और इमोल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका एक्सचेंज कर रहे हो तो वो भी आपका लिखित में होगा। गिफ्ट दे रहे हो इमोल प्रॉपर्टी का, वो भी आपका लिखित में होगा। और ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम है वो भी आपका राइटिंग में होगा। इसके अलावा ट्रांसफर नोट रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, कौन से ट्रांसफर है जिसको हम राइटिंग में नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे साइज क्वेश्चन वगैरह आएँ। तो इसमें भी 5 एग्जाम्पल्स हैं। अगर सेल ऑफ टेंजिबल इमोल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ लेस देन RS 100 रुपये, ये सेक्शन 54 बात कर रहा है। अगर 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, टेंजिबल इमोल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना आप, टेंजिबल इमोवल प्रॉपर्टी TIP, ठीक है, TIP टेंजिबल इमोल प्रॉपर्टी अगर आपकी 100 रुपये या उससे कम है, ठीक है, 100 रुपये या उससे कम है, तो अगर आप उसकी सेल कर रहे हो तो उसको आपको लिखित में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मॉर्गेज कर रहे हो बाय डिपॉजिट ऑफ ए टाइटल डीड, अगर आप टाइटल डीड प्रॉपर्टी की उसको डिपॉजिट करके मॉर्गेज कर रहे हो तो वो भी आपको राइटिंग में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने टाइटल डीड ऑलरेडी दे दी है। अदर देन सिंपल मॉर्गेज को छोड़ करके, जो कि सिंपल मॉर्गेज की मैंने बात की है राइटिंग बारे में, जो उसमें राइटिंग जरूरी होती है। इसके अलावा वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज लेस देन RS 100, जहाँ पे जो मॉर्गेज की जो वैल्यू है, जहाँ पे जो प्रिंसिपल मनी सिक्योर की गई है लेस देन 100 रुपीज़, वहाँ पर। तो 2 कंडीशन ये हो गई। इसके अलावा लीज दे रहे हैं किसी इमोल प्रॉपर्टी की, नोट बीइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या फिर रिजर्विंग एन एनुअल रेंट और परमानेंट लीजेज। इनको छोड़ करके अगर मान लो कोई इनको छोड़ करके एनुअल रेंट या परमानेंट लीजेज को छोड़ करके अगर ये सब नहीं है तो वो आप उसको भी, आपको वो जो लीज देना है उसको भी आपको लिखित में लेने की ज़रूरत नहीं है, या उसकी जो राशि है वो 100 रुपये से कम है, ठीक है, नोट बीइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो उसको भी आपको लिखित में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लीज दे रहे हो तो देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जनरली आप ना रेंट लेते होगे ना, तो रेंट ना वो जो आपको देता है वो जो लिखित में, अगर आप रेंट ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 1 साल का या 12 महीने का नहीं करते हैं,
12 महीने का एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वो जनरली 11 महीने 10 महीने इस तरीके का करते हैं, क्योंकि जब आप अगर आप 1 साल का करोगे तो वो आपको राइटिंग में करना होता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो इमोल प्रॉपर्टी की 1 साल से ज़्यादा, अभी बताया ना कि नॉट बीइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर या फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या अगर 1 साल से ज़्यादा का टर्म एक्सीड कर रहा है, या फिर रिजर्विंग या फिर और कह रहा है कि और रिजर्विंग एन एनुअल रेंट और परमानेंट लीजेज, अगर एनुअल रेंट को रिजर्व करना हो या परमानेंट लीज हो तो उस केस में आपको क्या करना है, वो राइटिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक्सचेंज कर रहे हो इमोल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू आपको 100 रुपये से कम है, तो वो भी आपको लिखित में उसको लिखित में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नोट रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। ये आपका सेक्शन 118 रीड विद सेक्शन 54 आपको इसको करना है। और फिफ्थ आपका कह रहा है कि गिफ्ट ऑफ अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो आप तो उसको भी आपको लिखित में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होगा तभी लिखित में होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का जो आप गिफ्ट कर रहे हो तो उसको लिखित में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा सेक्शन डी। आंसर आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में 41 में 42 में। अब मैं थोड़ा सी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है मैं जब भी करता हूँ तब। फिर बच्चे कमेंट करेंगे, कहेंगे सर आप इसको डिटेल से नहीं समझाए, सर आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताए, तो इस तरीके से कमेंट आते हैं बच्चों के थोड़ा। तो यार बाकी सारी चीज़ें मेरी इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, 43 देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेज, क्या कहता है कि ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ। अगर लॉ के द्वारा राइटिंग है वो एक्सप्रेसली रूप से रिक्वायर्ड नहीं की गई है तो उस प्रत्येक केस में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो भी मे बी मेड किया जा सकता है बिना राइटिंग के। अभी मैंने इसको डिटेल से समझा है इस क्वेश्चन को। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफ़र की बात कर रहा है तो उसी में कहा गया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी 15-16, CGS 2014, MP हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम 2017, इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 44 की तरफ। तो 44 हमारा क्या कर रहा है कि सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1888 प्रोवाइड्स, अभी 9 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 9 की क्या कह रहा है कि ट्रांसफर कैन ओनली बी डन थ्रू ए ट्रांसफर डीड, गलत। ट्रांसफ़र कैन बी ओरल या विदाउट राइटिंग, ऑल्सो बिल्कुल सही है ये कि ट्रांसफ़र जो किया जा सकता है वो ओरल भी हो सकता है या विदाउट राइटिंग भी हो सकता है। कैन भी आ रहा है, कैन भी हो सकता है। ट्रांसफ़र कैन ओनली बी डन थ्रू ए रजिस्टर्ड डीड, जो ट्रांसफ़र है केवल एक रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। डी क्या कर रहा है कि ट्रांसफ़र कैन बी डन ओनली बाय राइटिंग, ओनली आ रहा है कि केवल जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है वो केवल राइटिंग में किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 44 में आपका हो जाएगा बी। MP CJ 2015-2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बी आ जाएगा ये। 45 देखते हैं। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेयर ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, जहाँ पे राइटिंग है वो नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय द लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं की गई है, तो ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस, बिल्कुल ए आ जाएगा 45 में ए। ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली वो की वही लाइन है, इससे पहले हमने पढ़ा ना, अरे भाई इससे पहले हमने पढ़ा ना कि ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस, बस यही है। ये देखो इसमें, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये लाइन देखो, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, बस आगे वही तो बात कर रहा है, बस ये दे दिए। इसकी ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस वेयर ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। आंसर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ओनली राइटिंग, गलत। नो प्रोविजन ऑफ ओरल ट्रांसफर इज मेड, गलत। नन ऑफ द अबव, गलत। 45 हो गया। 46 देखते हैं। 46 क्या कह रहा है हमारा? 46 कह रहा है कि वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, जहाँ पे जो राइटिंग है वो लॉ के या विधि के द्वारा एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं की गई है। ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड ओरली, बिल्कुल सही है, ये तो ओरली किया जा सकता है, फॉल्स, गलत। ट्रांसफर कैन ओनली बी मेड बाय राइटिंग, गलत, कि जो ट्रांसफ़र है वो केवल राइटिंग ही किया जा सकता है, केवल राइटिंग ही किया जा सकता है, ये गलत हो गया। विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज ओरल ट्रांसफर कैन बी मेड, और
कंसेंट ऑफ द पार्टी, इसकी तो सेक्शन जो 9 है वो कहीं बात ही नहीं करता, ट्रू आ जाएगा, इसमें डी आ जाएगा आपका। तो 46 में आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नहीं 46 में आपका आंसर हो जाएगा डी, ट्रू आ जाएगा आपका। बस अब हम 47 में चलते हैं। 47 क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, अब आगे से कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर, किस सेक्शन में दिया गया है बताइए? कंडीशन है वो रिस्ट्रेन कर रही है एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एलियनेट करने के लिए कुछ कंडीशन है वो रिस्ट्रेन कर रही है, रोक रही हैं उसको, वो दिया गया है। इज गिवन अंडर कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 9, 10, 11, 12। तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये आपका दिया गया है सेक्शन 10 में, सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 खोलिए, इसको हम यहीं पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। पीजीएस 2015, यूपीसीजे 2006, यूजीएस 2016, एजीएस 2012, 17, ओजीएस 2016, टीजीएस तेलंगाना जुडिशल सर्विस 2014, 15। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफ़ी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वर्ड ही ऐसा है। कंडीशन वो रिस्ट्रेन कर रही है एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, याद रखने में आपको आसानी होगी। कंडीशन है वो रिस्ट्रेन कर रही है, अरे यार, कंडीशन है वो रिस्ट्रेन कर रही है एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एलियनेट करने के लिए, वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 10। मैं सेक्शन 10 को यहीं पे डिस्कस करता हूँ, फिर आगे हमारा टाइम बच जाएगा उसमें। सेक्शन 10 हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं, 2 मिनट की बस। बेयर एक्ट आप खोलिए, बेयर एक्ट में देखो अब आ गया सेक्शन जो आपका 10 कह रहा है वो क्या कह रहा है बेयर एक्ट का, देखिए पढ़ लीजिए अगर, कि वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो सब्जेक्ट टू है एक कंडीशन और लिमिटेशन जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है द ट्रांसफरी को, कि एनी पर्सन, या तो ट्रांसफरी को कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को, जो क्लेम कर रहा है अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में उसके जो इंटरेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए या उसको पार्ट करने के लिए एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है ना। तो वो कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, वो जो कंडीशन और लिमिटेशन जो लगाई गई है एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन करने के लिए ट्रांसफरी के ऊपर वो वॉइड हो जाएगी, एक्सेप्ट इस केसेस में छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब इन केसेस में छोड़ करके, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वुमन नॉट बीइंग ए हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट। इन वीमेन को छोड़ करके ये वीमन नहीं होनी चाहिए, सो दैट द सी सेल नॉट हैव द पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज और द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरइन। तो इसको हम तोड़ के समझते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, तो वो मैं बताता हूँ, देखो आपको कैसे क्या करते हैं इसको। अब देखो सेक्शन जो 10 कह रहा है वो ये कह रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन सब्जेक्ट टू एक कंडीशन लगाई जा रही है वहाँ पे। अब कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू ये कंडीशन लगाई जा रही है, ये लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग, जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा है उसको, बस ये आपको ध्यान रखना है इस वर्ड में, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन। अगर पार्शली रिस्ट्रेन होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफरी या कोई अन्य पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या तो ट्रांसफरी होगा या कोई व्यक्ति है जो उस ट्रांसफरी के अंडर काम कर रहा है या उसके अंतर्गत क्लेम कर रहा है, फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में उसको डिस्पोज करने के लिए या उससे अलग पार्टिंग करने के लिए, जो कंडीशन और लिमिटेशन जो लगाई गई है वो वॉइड हो जाएगी और जो ट्रांसफ़र होगा वो आपका वैलिड रहेगा। इसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं 2। तो सेक्शन 10 इटसेल्फ प्रोवाइड 2 एक्सेप्शन। वो फर्स्ट एक्सेप्शन आपका क्या है वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ए लीज। जहाँ पर लीज पे प्रॉपर्टी दी जा रही है तो वहाँ पे ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे जो कंडीशन लगाई जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। मतलब इस जो लीज के केस में क्या होता है कि जो कंडीशन लगाई जाती है वो लेसर के बेनिफिट के लिए कंडीशन लगाई जाती है, या फिर जो लेसर के अंतर्गत जो व्यक्ति क्लेम करते हैं उनके बेनिफिट के लिए लगाई जाती है। तो ये यहाँ पे ये जो सेक्शन 10 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर लीज में कोई एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन भी लगाया जा रहा है तो भी वो वैलिड होगा, तो भी वो जो कंडीशन होगी वो वॉइड नहीं होगी। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ में। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन क्या कर रहा है,
अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, मे बी ट्रांसफ़र टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, अगर किसी वीमन के बेनिफिट के लिए या वीमन के बेनिफिट को अगर ट्रांसफ़र की जा सकती है, वो वीमन नॉट बीइंग ए हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट, ये नहीं होनी चाहिए। सो दैट सी शैल नॉट हैव द पावर ड्यूरिंग हर मैरिज, ताकि वो उसकी शादी के दौरान वो पावर ना रखे टू ट्रांसफ़र और चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, चार्ज करने के लिए, या उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको छोड़ करके। अब मेरे को यहाँ पे इस कंडीशन में ये नहीं समझ में आया कि ये सिर्फ हिंदू, आपका मोमडन है ना, और बुद्धिस्ट, ये 3 तरीके की महिलाओं को क्यों छोड़ा गया है। इसका कोई रीज़न अब मेरे को ना तो कहीं पे मिला है, और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इन 3 तरह की महिलाओं को क्यों लिया गया। शायद ये पुराना एक्ट है, तो हो सकता है उस टाइम कुछ सर्कमस्टांसेस रही हों इन हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट महिलाओं को छोड़ने का, पीछे कोई रीज़न रहा होगा, तो इस वजह से। तो ये 2 कंडीशन है, इनको छोड़ करके अब आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो ये इसका आंसर हो गया आपका 10। अब ये मैंने इतना जो आपको सेक्शन डिस्कस किया है, ये इसीलिए किया है कि ताकि हम अगर आगे हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमको आसानी रहेगी। देखो 48 कह रहा है कि कंडीशन रिस्टेन कर रही हैं एलिनेशन को। कंडीशन किसको रिस्टेन कर रही है? एलिनेशन को। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट मेक द ट्रांसफर इनवैलिड, मेक्स द कंडीशन इनवैलिड बट ट्रांसफर रिमेन्स वैलिड। मतलब कंडीशन को इनवैलिड कर रहा है, लेकिन जो ट्रांसफर है वो आपका वैलिड रहेगा। बिल्कुल सही है ये। मेक्स द कंडीशन एज वेल एज द ट्रांसफर बोथ इनवैलिड, कंडीशन को साथ में ही आपका ट्रांसफर को, दोनों को इनवैलिड कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये ट्रांसफर को इनवैलिड कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और डी क्या कर रहा है? नन ऑफ द, इसको तो छोड़ ही दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। इस केस में क्या होता है कि जो कंडीशन होगी वो इनवैलिड हो जाएगी बट द ट्रांसफर रिमेन्स वैलिड। अगर कोई एब्सोल्यूट रिस्टेन भी कर रहा है एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी को, तो जो रजिस्ट्रेशन जो लगाई गई है उसको, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएंगी? इनवैलिड हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। इनवैलिड नहीं, वॉइड ही हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी, वॉइड। और लेकिन जो आपका कंडीशन आपका वॉइड हो जाएंगी, लेकिन जो ट्रांसफ़र रहेगा वो आपका वैलिड रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वैलिड आपका वैलिड होगा, लेकिन जो कंडीशन जो एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन लगाई गई है वो यहाँ पे वॉइड हो जाएंगी। तो 48 का हो गया। अब 49 में चलते हैं। 60 क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी करते हैं हम। ए सेल्स, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। ए सेल्स, ए बेचता है अपने हाउस को बी को। किसको बेच रहा है? बी को बेच रहा है। विद ए कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनी वन एक्सेप्ट सी। कंडीशन क्या लगा रहा है यहाँ पे? कंडीशन ये लगा रहा है कि बी कैन नॉट ट्रांसफर, कि बी अपने हाउस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बी अपने हाउस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। किसको? एनी वन को, किसी को भी, एक्सेप्ट सी। सी को छोड़ करके वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो सी को छोड़ करके कह रहा है कि वो एक्सेप्ट सी को छोड़ करके किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये आपकी क्या हो गई? एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन हो गई ना भाई, एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन हो गई यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये वैलिड, तो जो ट्रांसफ़र की बात कर रहा है ये कि ट्रांसफ़र वैलिड बट कंडीशन इज वॉइड। ट्रांसफ़र तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन आपकी वॉइड हो जाएगी। ये हो गया 49 है ना। तो यही हो जाएगा आंसर इसका, कि ये तो वैलिड हो गया और कंडीशन आपकी वॉइड होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन लगाया गया है। अगर एब्सोल्यूटली रजिस्ट्रेशन कर रहा है किसी चीज़ को, कोई कंडीशन एब्सोल्यूटली रजिस्ट्रेशन कर रही है ऑफ द एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में वो जो कंडीशन लगाई गई है वो तो आपकी क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, और वो जो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो आपका वैलिड हो जाएगा। तो वही पूछा गया कि वो जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू हाउस हो जाएगा, ठीक है, उस केस में वैलिड हो जाएगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। आंसर आ जाएगा ए, वॉइड एंड फॉल। ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। 49 में ए आंसर हो जाएगा आपका, वैलिड होगा बट कंडीशन इज वॉइड, कंडीशन आपकी वॉइड हो जाएगी। तो उस केस में सेल पूछा गया कि सेल इज, तो सेल आपका वैलिड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन आपकी वॉइड हो जाएगी। तो 49 में ए हो जाएगा। 50 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड एज पर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 10 के अनुसार इनमें से कौन सा होगा जो इनवैलिड होगा। तो ए कह रहा है कि कंडीशन, एक कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली, एक कंडीशन लगाई जा रही है, कह रहा है कि आउटसाइड द फैमिली, आप फैमिली के आउटसाइड इसको नहीं बेचोगे।
ये कंडीशन इनवैलिड होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये देखते हैं। इसके बाद में एक कंडीशन नोट टू सेल टू पर्सन ऑफ अ डिफरेंट कम्युनिटी, कंडीशन लगाई जा रही है कि नोट टू सेल ए पर्सन टू ऑफ अ डिफरेंट कम्युनिटी, एक डिफरेंट कम्युनिटी की व्यक्ति को आप इसको सेल नहीं करोगे। एक कंडीशन नोट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, कि आप जो ट्रांसफरी होगा, ठीक है, नोट टू सेल नहीं, हाँ, कंडीशन ये लगाई जा रही है कि जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, जो ट्रांसफरी की जीवन है, लाइफ टाइम होगा, उसके दौरान वो ट्रांसफरी है उस प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं कर सकता, ये कंडीशन लगाई जा रही है। तो ये तो यार एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन हो गया है ना भाई, एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन हो गया इसमें। तो ये तो गलत हो गया, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, इनवैलिड पूछ रहा है। देखो एक कंडीशन लगाई जा रही है इन द लीज दैट द लेसी सेल नॉट सबलेट हिज इंटरेस्ट टू एनीवन, कंडीशन लगाई जा रही है लीज पर कि दैट जो लेसी होगा वो सेल नोट सबलेट, वो सबलेट नहीं करेगा हिज इंटरेस्ट टू एनीवन, वो उसका जो इंटरेस्ट है उसको सबलेट नहीं करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को। तो ये कंडीशन तो लीज की तो हमने पढ़ा, तो ये तो सही है, ये तो सही हो गया। ये तो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन ये आपका इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन लगाई जा रही है 50 नंबर क्वेश्चन में, वो आपका लगाई जा रही है कि एक कंडीशन नोट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। अगर आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी अगर कोई कंडीशन लगा रहे हो तो वो जो कंडीशन है ये तो आपकी एब्सोल्यूट कंडीशन हो गई और ये आपकी इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन लगाए नोट टू सेल टू पर्सन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, अगर किसी दुबई कंडीशन लगा रहे हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति के, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे, तो वो कंडीशन पार्सनली रजिस्टर्ड मानी जाएगी। या फिर कंडीशन लगाई जा रही है कि नोट टू सेल आउटसाइड द फैमिली, आप फैमिली के बाहर इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे, तो वो भी आपकी एब्सोल्यूट रजिस्ट्रेशन नहीं हो गई, वो भी पार्सल रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ जाती है। इसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आगे देखते हैं 51 क्या कह रहा है। 51 कह रहा है, 51 देखते हैं हम। 51 कह रहा है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वॉइड, वो आपकी वॉइड है अंडर सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सेक्शन आपका कौन सा आएगा 51 में? 51 का तो आपको पता ही है, सेक्शन आपका हो जाएगा इसमें 10, कि अगर कोई एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो वो आपकी वॉइड हो जाएगी अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो अगर 10 के अंतर्गत कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो तो आपका वैलिड हो जाएगा, लेकिन जो कंडीशन हो जाएगी वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी। ये आपका सेक्शन 10 कह रहा है। 51 हो गया आपका। 52 क्या कह रहा है? 52 देखते हैं हम। 52 कह रहा है कि ए सेल्स ए हाउस, ए एक हाउस को बेचता है टू बी, बी को, डायरेक्टिंग बी, और बी को डायरेक्ट भी कर रहा है कि दैट ही कैन नॉट रिजाइड इन इट बट कैन यूज इट ओनली एज गोडाउन और शॉप। ए बेच रहा है हाउस, ए बेच रहा है एक हाउस बी को, और उसको बी को डायरेक्ट भी कर रहा है कि तुम ना इस घर में तुम रह नहीं सकते, तुम इसमें रह नहीं सकते, सिर्फ इसका यूज कर सकते हो ओनली एज ए गोडाउन या शॉप, एक तो गोदाम के रूप में या फिर कोई शॉप के रूप में इसका यूज कर सकते हो, आप इस हाउस में रह नहीं सकते। तो ये जो कंडीशन होगी, तो कंडीशन यहाँ पे पूछा गया कि जो कंडीशन होगी वो आपकी वैलिड होगी, वॉइड होगी, इरेगुलर होगी या वॉइडेबल होगी। तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगी। ये जो कंडीशन लगाई गई ये आपकी वॉइड होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गया ना मामला, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है यहाँ पे। किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है? एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, जो आपकी वॉइड हो जाएगी, जो कंडीशन हो जाएगी वो आपकी वॉइड हो जाएगी। अगर ए बी को हाउस बेच रहा है और बी को कह रहा है, डायरेक्ट कर रहा है दैट ही कैन नॉट रिजाइड इन इट बट कैन यूज इट ओनली एज ए गोडाउन और शॉप, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी वॉइड हो जाएगी। 52 में आंसर हो जाएगा बी आपका। 53 देखते हैं। वेदर एक गिफ्ट, गिफ्ट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, विद कंडीशन, एक कंडीशन लगा रहा है कि नोट टू ट्रांसफर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी, कि नोट टू ट्रांसफर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी इज लीगल। क्या ये लीगल होगी? भाई तुम गिफ्ट दे रहे हो, उसके ऊपर कंडीशन भी लगा रहे हो कि नोट टू ट्रांसफर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी, कि जो आपको जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी गई है इसको आप ट्रांसफर नहीं करोगे, तो क्या वो लीगल है? यस, नो, यस ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो 53 में जब हम बात करेंगे तो वो नो हो जाएगा भाई। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? लीगल नहीं है। इज लीगल, लीगल नहीं है भाई ये,
क्योंकि कंडीशन जब हम गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई भी कंडीशन नहीं लगाते गिफ्ट में कि आप उसको प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे आप बेच सकते हो। एक बार हमने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट अब गिफ्ट दे रहे हो यार आप, उसमें भी कंडीशन लगा रहे हो तो वो गिफ्ट थोड़ी मानी जाएगी, वो गिफ्ट नहीं मानी जाती ना, कि गिफ्ट दे रहे हो विद ए कंडीशन की नॉट टू ट्रांसफर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी इज लीगल, तो नहीं होगी भाई, वो लीगल नहीं होगी। 53 में आ गया नो। MGS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्शन 11 देखिए अब सेक्शन 11 पे आ गए हम। तो सेक्शन 11 है, तो सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी एप्लीकेबल only when the interest transferred in the property is repugnant. नहीं, section 11 of the transfer of property act will be applicable only when the interest transferred in the property is limited, absolute, both A and B, none of the above. तो जो आपका 54 जो बात कर रहा है, ठीक है, तो 54 क्या कर रहा है आपका, 54 कह रहा है कि इसमें जो आपको जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 11 जो आपका बात कर रहा है यहाँ पे वो यही कर रहा है कि जो आप देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो, प्रॉपर्टी एक्ट कह रहा है कि विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंटरेस्ट जो ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉपर्टी में वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये सेक्शन 11 बात करता है। तो आप इसी वक्त 11 सेक्शन 11 खोलिए, मैं सेक्शन 11 के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। सेक्शन 11 की एक बार हम रीडिंग करते हैं। ये कह रहा है कि देखो वेयर, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड किया, जो एक इंटरेस्ट है वहाँ पे क्रिएटेड किया जा रहा है उसमें, एब्सोल्युटली इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, so he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसको। देखो आप, इसमें क्या कर रहा है कि एक इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जा रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, एब्सोल्युटली इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट कैसा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एब्सोल्युटली। कंडीशन क्या लगा रहा है, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के फेवर में, लेकिन वहाँ पर टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर, वो जो टर्म है ना, टर्म्स है ना, जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रांसफर है वो डायरेक्ट कर रही हैं दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड, कि वो जो इंटरेस्ट होगा वो अप्लाइड किया जाएगा और एंजॉयड किया जाएगा बाय हिम, ठीक है। वो जो टर्म्स ऑफ ट्रांसफर जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं उसकी जो टर्म्स हैं वो डायरेक्ट कर रही हैं किसको, ट्रांसफरी को, जिसको हम ट्रांसफ़र किए हैं या जिसके फेवर में हमने, जिस पर्सन के फेवर में हमने ट्रांसफ़र किया है उसको डायरेक्ट कर रही हैं कि वो जो इंटरेस्ट है वो शैल बी अप्लाइड, वो अप्लाइड किया जाएगा और एंजॉयड या फिर एंजॉयड किया जाएगा बाय हिम, उसके द्वारा, इन ए पार्टिकुलर मैनर, एक विशेष मैनर के रूप में। तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव और डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन। तो वो जो व्यक्ति होगा वो एंटाइटल होगा या रिसीव करेगा, एंटाइटल होगा टू रिसीव और डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए या डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जैसे कोई वहाँ पे ऐसी कोई डायरेक्शन थी ही नहीं। मतलब वो ये मानेगा कि ऐसी कोई डायरेक्शन, ऐसी कोई टर्म्स ऑफ द जो ट्रांसफ़र थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। सीधी सी बात इसमें ये है, अगर एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके पास एब्सोल्युटली राइट जाएगा, वो जो ट्रांसफ़र की जो टर्म्स है वो डायरेक्ट कर रही है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, और जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे उसके एंटाइटल्ड होगा टू रिसीव और डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ़ देयर वर नो सच डायरेक्शन, जैसे तो वहाँ कोई डायरेक्शन थी ही नहीं। ये आपका जो कहता है, ये आपका सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन 11 बात करता है ऐसा। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली की बात कर रहा है कि ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी, अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा तभी वो ऐसा करेगा, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे टल्क वर्सेज मोक्से का केस आएगा, वो एक फेमस केस है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें। ए लीडिंग केस ऑन रेस्टिगेशन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, रेस्टिगेशन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, जो रेस्टिगेशन रिपग्नेंट कर रही हैं इंटरेस्ट क्रिएटेड में, वो टल्क वर्सेज मोक्से, ये एक केस है, फेमस केस है, नोट करके रखना, सेक्शन 11 में पूछा गया केस है टल्क वर्सेज मोक्से, इस केस में पूछा गया। अच्छा, टल्क वर्सेज मोक्से है ना, इस केस को आप ध्यान रखना, जब हम इसको इसका थ्योरी का पढ़ेंगे तो इसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे, टल्क वर्सेज मोक्से में क्या कहा गया है ना। इसके अलावा देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन लगाए गए हैं, वो मैं एक्सेप्शन बताता हूँ। इसमें जो सेकंड पैराग्राफ ऑफ द सेक्शन 11 है ना, वो एक एक्सेप्शन है इस रूल में, वो ही टल्क वर्सेज मोक्से से आया है। क्या कर रहा है टल्क वर्सेज, जो कि दिस एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द रूल लेड डाउन इन टल्क वर्सेज मोक्से, मतलब जो टल्क वर्सेज मोक्से का केस था उसमें ये जो रूल है वो लेड डाउन किया गया था, उसी के आधार पर ये एक्सेप्शन बेस्ड है। क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी
फॉर द पर्पज ऑफ सीक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब इसका मतलब ये होगी, अगर मानो कि एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड ये है, ठीक है, मतलब ये पास पास में है, इसको ऐसे समझो, ये दो प्रॉपर्टी हैं, और अगर इस पीस ऑफ लैंड के इंटरेस्ट को, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सीक्योरिंग ऑफ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, अगर इसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो और इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे इनवैलिड नहीं होंगे, वो मानी जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हैं अटैच में हैं, अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हाउस है, तो इस प्रॉपर्टी को बेचते समय हम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कि आप यहाँ पे कोई भी फ्लैट मत खड़ा करिएगा या कोई भी इस तरीके से खड़ा मत करिएगा कि ताकि इस जो मकान है, इस मकान की हवा पानी ये सब बंद हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी के मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर कोई उसके दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं या अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन होंगी ये यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे। यही टल्क वर्सेस मोक्से में कहा गया था, यही रूल, यही आपका एक्सेप्शन है। अब 56 देखते हैं। 56 क्या करा कि इफ़ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज मेड विद द कंडीशन इज वॉइड एंड ट्रांसफर इज वैलिड। अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी किया जाता है तो वहाँ पे कंडीशन तो क्या, किसी कंडीशन के साथ में, तो कंडीशन आपकी वॉइड हो जाएंगी लेकिन ट्रांसफ़र आपका वैलिड रहेगा। कहाँ पे बात की गई है ये देखते हैं। वेयर ट्रांसफ़र इज मेड विद वॉइड कंडीशन, जहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है 56, ठीक है, तो 56 आपको क्या कर रहा है कि देखो, अगर वह ट्रांसफर इज मेड विद वॉइड कंडीशन, अगर आपका ट्रांसफर किया जा रहा है वॉइड कंडीशन के साथ में, या वह ट्रांसफर इज मेड विद द कंडीशन रिस्टेनिंग एब्सोल्युटली फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, अगर कंडीशन रिस्टेन कर रही हैं एब्सोल्युटली रूप से फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली रिस्टेन कर रही हैं फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, where transfer is made absolute with the condition restraining enjoyment of such property both B and C। तो 56 में आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से देखना इसमें क्या कर रहा है। देखो, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया जा रहा है, उस पर कंडीशन इम्पोज की जा रही है और कंडीशन आपकी वॉइड है और ट्रांसफर आपका वैलिड है, तो किस केस में आपका होगा, दोबारा देखता हूँ। इस केस में होगा बी में क्या कर रहा है, अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है विद द कंडीशन जो रिस्टेन कर रही हैं एब्सोल्युटली फ्यूचर ट्रांसफ़र ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो कंडीशन है वो वॉइड हो जाएंगी। अगर एब्सोल्युटली रूप से उसको क्या कर रही हैं, वो कंडीशन अगर रिस्टेन कर रही हैं, तो फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के फ्यूचर ट्रांसफर को एब्सोल्युटली रूप से अगर रिस्टेन कर रही हैं, तो वो जो कंडीशन हो जाएंगी वो वॉइड हो जाएंगी। तो ये सही है। इसके अलावा ट्रांसफर इज मेड एब्सोल्यूट, अगर ट्रांसफर एब्सोल्यूट किया गया है उसको, तो विद ए कंडीशन रिस्टेनिंग, अगर कंडीशन रिस्टेन कर रही है एन्जॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, एन्जॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, अगर उसकी जो मैं ये कहूँ कि अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है सच मतलब उसकी जो वन पीस ऑफ द लैंड, अगर उसके मोर बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए अगर किसी अनदर पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड हो जाएंगी। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन में डील किया था ये, तो वो आपकी जो हमने कंडीशन लगाई है वो वैलिड रहेंगी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है एब्सोल्यूट रूप से, लेकिन कंडीशन लगाई विद द कंडीशन ये कर रही रिस्टेन कर रही हैं एन्जॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के एन्जॉयमेंट को रिस्टेन करने के लिए, मतलब एन्जॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी उसको रिस्टेन करने के लिए बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो वॉइड हो जाएंगी और ट्रांसफ़र आपका वैलिड हो जाएगा। ये आपका सेक्शन 11 डील कर रहा है इसमें कि अगर देखो, अगर आपका ट्रांसफ़र, अरे यार, अगर देखो ट्रांसफर इज मेड वॉइड कंडीशन, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ट्रांसफ़र आपका किया जा रहा है, कंडीशन लगाई जा रही है, रिस्टेनिंग कर रही है एब्सोल्युटली कि फ्यूचर ट्रांसफ़र ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का आप फ्यूचर ट्रांसफ़र नहीं करोगे। तो ऐसी कोई एब्सोल्युटली रिस्टेन करने वाली कंडीशन लगाई जा रही हैं, तो वो ट्रांसफ़र आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन आपकी वॉइड हो जाएंगी, ट्रांसफ़र आपका वैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से सी आपका क्या कर रहा है कि ट्रांसफ़र अगर किया जा रहा है एब्सोल्यूट रूप से और कंडीशन लगाई जा रही हैं जो रिस्टेन कर रही हैं एन्जॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के एन्जॉयमेंट को रिस्टेन कर रही हैं, ऐसी कंडीशन लगाई जा रही हैं एब्सोल्युटली रूप से,
तो वो कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी। तो दोनों का आंसर सही हो जाएगा और वो कंडीशन आपकी वॉइड हो जाएंगी और जो आपने ट्रांसफ़र किया है वो आपका वैलिड हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो आंसर 56 में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपकी कंडीशन वॉइड हो जाएंगी और ट्रांसफ़र आपका वैलिड हो जाएगा। अब हम 57 में चलते हैं। 57 क्या कर रहा है? 57 कह रहा है भाई, 57 क्या कर रहा है, 2-3 क्वेश्चन और बच गए यार, थोड़ी भाई गर्मी काफ़ी पड़ रही है। इफ़ ए प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है विद द कंडीशन के साथ में दैट एन इंटरेस्ट क्रिएटेड देयरइन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरी सेल सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, सच कंडीशन इज वॉइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है कंडीशन के साथ में कि और एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है देयर इन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरी के बेनिफिट के लिए एक इंटरेस्ट, उसमें ट्रांसफरी के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन लगाई जा रही है। कंडीशन क्या लगाई जा रही है कि अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया है वो सीज कर जाएगा जैसे ही ट्रांसफरी आपका इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो सच ए कंडीशन इज वॉइड, वो आपकी कंडीशन है वो वॉइड हो जाएंगी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो कौन से सेक्शन इसके बारे में जो इंसॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहा है कि ऐसी कोई कंडीशन लगाई जाएंगी तो वो इनवैलिड मानी जाएंगी। तो ये सेक्शन 57 है। 57 में आपका जो आंसर हो जाएगा सेक्शन 12 हो जाएगा आपका। सेक्शन 12 के ऊपर रीडिंग ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। खोलिए सेक्शन 12। सेक्शन 12 कह रहा है कि कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन